हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं बताइए। क्या पढ़ाने वाले हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। चलिए अपने लेक्चर को देखते हैं। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितने भी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उन सबको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ते हैं कि वे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब होता है संक्रामक बीमारियां। तो वे कम्युनिकेबल डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब हो संभोग प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, सेक्सुअल द्वारा फैलने वाली या यौन संचरित बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होती हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। उसी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो क्लास रहने वाली है एनम, जेनम और बीएससी नर्सिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर जो जेनम वाले हैं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कोई भी चीज़ें, तो वो लोग हिंदी में ये देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, तो अगर आप लोग एक बार हिंदी में जाने रहेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ने में आसानी रहेगी। और ये वैसे पार्ट है एनम सेकेंड ईयर में, मिडवाइफरी का ये पार्ट है। तो उन लोगों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों का सिलेबस भी हिंदी में ही रहता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है मतलब, लेकिन वो लोग भी तो हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और जो जेएनएम के भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस क्लास को ले सकते हैं। ये जो सिफिलिस होता है, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी के नाम क्या हैं और वो किस वायरस की वजह से या किस कारण की वजह से होते हैं। तो जो सिफिलिस होता है वो ट्रेपिनोमा पैलिडम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्रेपिनोमा पैलिडम। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिनके भी टॉपिक में है, जिनके भी सिलेबस में है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वो लोग इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं, इनके जो वायरस और बैक्टीरिया के नाम हैं, इनको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। गोनेरिया जो होता है, गोनेरिया किससे होता है? गोनेरिया निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इसका कारण है निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। तो जो गोनेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? निसेरिया गोनोरी। नेक्स्ट है कि लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। जो लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम है, इसका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है कि कहाँ गया? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस है। ठीक है, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है। और नेक्स्ट है 4th नंबर हम देखते हैं डोनोवानोसिस। तो डोनोवानोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है क्लेमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटिस। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। तो इसका नाम हम याद करेंगे, क्या है इसका नाम? क्लेमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटिस। ठीक है, और नेक्स्ट 5वां नंबर जो है उसका नाम है क्रोनोकाइड। तो क्रेनोकोइड जो है उसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है हीमोफिलस ड्यूक्रेई। ठीक है, और 6 नंबर जो है उसका नाम है जेनाइटल हर्पीज। तो जेनाइटल हर्पीज जो होता है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप सेकंड की वजह से होता है। हर्पीज वायरस टाइप सेकंड की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि जेनाइटल वार्टस। तो जो जेनाइटल वार्टस होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जेनाइटल वार्टस होता है। एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। वेजिनाइटल जो होता है वेजिनाइटिस है, तो वेजिनाइटिस जो होता है वो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की वजह से होता है। और एक वायरस होता है कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से भी होता है। तो इसमें 2 कॉजेज हैं इसके, एक होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिसिस और दूसरा जो होता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। नेक्स्ट है कि एक बीमारी और होती है
है जेनाइटल मोलस्कम कोंटा लियो जेनाइटल मोलास्कम कोंटाजियोसम। तो इस कैसे याद करेंगे, जेनाइटल मोलास्कम कोंटाजियोसम, ये इसकी बीमारी का नाम है और उसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है मोलास्कम कोंटाजियोसम। क्या है, मोलास्कम कोंटाजियोसम। इसका थोड़ा नाम थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो फिर से हम देखते हैं इन लोगों के नाम, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो सिफिलिस जो होता है वो ट्रैपिनोमा पैलिडम की वजह से होता है। सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रैपिनोमा पैलिडम की वजह से होता है। आप लोग भी रिपीट करेंगे और एक दो बार ऐसे रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। गोनेरिया होता है, तो गोनेरिया निसेरिया गोनोरी नाम से की कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है। किसकी वजह से होता है, निसेरिया गोनोरी। और जो नेक्स्ट है वो है लिम्फोग्रेनियोला वेनेरियम। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। डोनोवानोसिस होता है क्लेमेटिबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस। किसकी वजह से, क्लेमेटिबैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है कैनक्रोइड। क्या है, कैनक्रोइड होता है हीमोफिलस ड्यूक्रेई। हीमोफिलस ड्यूक्रेई की वजह से कैनक्रोइड होता है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पीज। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। एड्स HIV की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। वेजिनाइटिस ट्राइकोमोनास वेजिनलेसिस और कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है। तो ये जो हैं इनकी अगर आप लोग को फुल वीडियो चाहिए एक एक डिजीज़ के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, तो इन सब की भी वीडियो बना दूंगी। अभी हम शॉर्ट वे में समझते हैं ये क्यों होता है, कैसे इसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो शॉर्ट वे में ये लेक्चर है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी मैं फुल वीडियो भी अच्छे से समझा के सारी चीज़ें भी बता सकती हूँ। तो इसके कॉजेज जो होते हैं, सिफिलिस को हम देखते हैं। सिफिलिस का कॉजेज ट्रैपिनोमा पैलिडम है। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, तो पेनलेस अल्सर, रेजाइनल लिम्फ नोड्स का आकार बढ़ना और म्यूकोजल जो अल्सर होता है उसका निकलना होता है। तो इसके कॉजेज में यही होता है। तो इसमें जो होता है कि क्या होता है, पेनलेस अल्सर की बात कर रहे हैं, मतलब कि दर्द रहित अल्सर रहता है। शुरुआत में जो इन्फेक्शन वाले स्थान पे सामान्यतः जननांगों पर दर्द रहित अल्सर बन जाते हैं और रेजाइनल लिम्फ नोड का आकार बढ़ जाता है और 6 से 8 वीक के बाद म्यूकोलर तथा पेप्लोर के चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, म्यूकोजल अल्सरों का निर्माण होना। तो म्यूकोजल अल्सर मतलब होता है मुंह में अल्सर का निर्माण हो जाता है। और इसकी अगर लेट स्टेज में कार्डियोवैस्कुलर तथा नर्वस सिस्टम संबंधित जटिलताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और जो होता है क्या, गर्भावस्था के दौरान सिफिलिस का प्रभाव देखें तो महिला में सिफिलिस के संक्रमण गर्भावस्था से पूर्व, कॉन्सेप्शन के दौरान या फिर गर्भवती हो जाने के बाद हो सकता है। तो गर्भवती माता के सिफिलिस से ग्रसित हो जाने पर गर्भावस्था में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है। जो इफ़ेक्ट है ये है, एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है और प्री टर्म लेबर हो जाता है। प्री टर्म लेबर का मतलब जन्म समय से पूर्व ही बच्चे का जन्म हो जाता है। और स्टिल बर्थ होता है, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। जीवित, लेकिन अगर जीवित भी होता है तो बहुत ज़्यादा संक्रमित बच्चा होता है। और उसमें जन्मजात सिफिलिस से कि कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होने की भी संभावना बच्चे के अंदर देखी जाती है। और ऐसे अगर जन्मजात सिफिलिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के जो लीवर होते हैं उनका आकार बड़ा हो जाता है और उनकी त्वचा पे मैक्यूलर के चकत्ते पड़ जाते हैं और उनमें डीफनेस भी हो जाता है। डीफनेस का मतलब होता है कि बहरापन हो जाता है और हाइड्रोसिफेलस हो सकता है और जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन भी उनके अंदर, ये सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। और इसके डायग्नोस की बात करें, अगर सिफिलिस हुआ है किसी फीमेल को तो इसमें क्या डायग्नोस किया जाता है, तो VDRL परीक्षण किया जाता है। VDRL का फुल फॉर्म होता है कि वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये जो परीक्षण होता है इन्फेक्शन के 4 सप्ताह के अंदर पॉजिटिव आ जाता है।
और क्या होता है कि फ्लोरेसेंट ट्रेपिनोमल एंटीबॉडी और शोषण परीक्षण भी उसमें हो जाता है, जिसमें कि जिसको फ्लोरेसेंट ट्रेपिनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सिफिलिस की कंफर्मेशन के लिए ट्रेपिनोमा पैलिडम एम्बोलिज्माइजेशन परीक्षण किया जाता है। और गर्भवती पति की का भी VDRL क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इसमें तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए और बेंजाथीन पेंसिलिन देते हैं। और आपातकालीन जो ट्रे होती हैं उनको भी हम साथ में रखते हैं। तो बेंजाथीन पेंसिलिन जी देते समय किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के, जैसे कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके लिए इमरजेंसी ट्रे साथ में रखनी चाहिए। और यदि गर्भवती महिला पेंसिलिन के साथ जैसे एलर्जिक है तो एरिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। और ये दवा जो होती है वो कितनी देनी चाहिए, 500 ग्राम देनी चाहिए और 4 बार मुंह द्वारा 15 दिनों तक देनी चाहिए। और सिफिलिस अगर लेटेंट स्टेज में है, जैसे कि प्राथमिक अवस्था तथा द्वितीयक अवस्था सेकेंडरी स्टेज में है, तो बेंजाथीन पेंसिलिन जी की सिंगल डोज देनी चाहिए और यह ड्रग IM मार्ग द्वारा भी दी जा सकती है। हाँ, ये सब होता है इसके मैनेजमेंट। और अगर न्यूबॉर्न में हो गया है तो न्यूबॉर्न में क्या करेंगे, तो न्यूबॉर्न में यदि माँ सिफिलिस से ग्रसित है तो नवजात को माँ से अलग रखना चाहिए। और जो न्यूबॉर्न का सिफिलिस की उपस्थिति के लिए सीरोलॉजिक परीक्षण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि न्यूबॉर्न सिफिलिस से ग्रसित है तो पेंसिलिन द्वारा भी उसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये सब न्यूबॉर्न के लिए सलाह मतलब ये सब डायग्नोस किए जाते हैं। न्यूबॉर्न के उपचार में ये सब चीज़ें की जाती हैं। और सिफिलिस से संक्रमित महिला के पार्टनर को भी कुछ सलाह देनी चाहिए, जो कि उपचार की अवधि के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, ये उनको सलाह देनी चाहिए। और बताना चाहिए कि यदि हस्बैंड पिछले 3 महीनों के दौरान फीमेल के साथ जैसे कि इन सब चीज़ों को किया हुआ है तो VDRL उसका भी एग्जामिनेशन करना चाहिए। और जो हस्बैंड को आवश्यकता अनुसार सिफिलिस का भी ट्रीटमेंट देना चाहिए उसको भी, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है गोनेरिया। तो गोनेरिया का जो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है वो नेशेरिया गोनेरिया है। और इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें एबॉर्शन की कंडीशन होती है, प्रीटर्म लेबर हो जाता है और प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। PROM का मतलब होता है कि प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। और प्यूपेरियम इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि प्यूपेरियम आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया है कि प्यूपेरियम क्या होता है। तो उस जो 6 वीक के दौरान इन्फेक्शन की कंडीशन देखी जाती है और क्या हो जाता है कि ऑप्थेलेमिया हो जाता है। तो ये सब इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और बर्थ कैनाल से होकर अगर प्रसव के दौरान बर्थ कैनाल से होकर अगर बाहर शिशु आता है तो उसके भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो उसको ऑप्थेलेमिया न्यूनेट्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्थेलेमिया न्यूनेट्रम उसको होता है। और संक्रमण की उपस्थिति का कंफर्मेशन यूरेथ्रा एवं सर्विक्स के लिए किए गए स्मेयर में ग्राम नेगेटिव और जो इंक्यूलर डिप्लोकोकाई के आइडेंटिफिकेशन के आधार पे किया जाता है। अब मैनेजमेंट हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है इसमें। तो मैनेजमेंट जो फीमेल में होता है उनको क्या दिया जाता है, सेफ्ट्रियोक्सोन दिया जाता है फीमेल में। अगर जैसे कि फीमेल को हो गया है तो सेफ्ट्रियोक्सोन 125 mg की सिंगल डोज IM मार्ग द्वारा दी जाती है। और टैबलेट भी क्या दिया जाता है, सिफेक्सिन और प्लस 10 mg सिंगल डोज उनको दिया जाता है। और अगर न्यूबॉर्न में हुआ है तो क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु न्यूबॉर्न को आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट मतलब अलग रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आई ड्रॉप देना चाहिए, जैसे कि ऑप्थेलेमिया न्यूनेट्रम अगर उसको हो गया है। और क्लोरोफेनिकॉल की आई ड्रॉप देनी चाहिए। और क्या देना चाहिए,
गोनोकोकाई से संक्रमित नवजात का उपचार पेनिसिलिन द्वारा करना चाहिए। पेनिसिलिन भी हम उसको दे सकते हैं। और उसमें रोकथाम के लिए, जैसे न्यूबॉर्न में अगर हम रोकथाम की बात करें कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो माँ में गोनोरियल इन्फेक्शन की रोकथाम करना और डिलीवरी के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है और संक्रमित नवजात को अन्य नवजातों से पृथक रखना है। ये हम कर सकते हैं नवजात में संक्रमण की रोकथाम के उपाय। और थर्ड देखते हैं जेनाइटल वर्टेक्स। ठीक है, सो ये है कि जेनाइटल वार्ट्स। तो जेनाइटल वार्ट्स में क्या करते हैं कि ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है और ये सर्विक्स या यूरेथ्रा को प्रभावित करती हैं। तो जो जेनाइटल वार्ट्स होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं और ये एक्सपोजर के 1-2 महीने बाद उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या होता है कि संक्रमण के दौरान जेनाइटल पर वार्ड जैसी ग्रोथ देखी जाती है। इनका आकार जो होता है ना, वो पिन की नोक से लेकर सुपारी जितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, कितना होता है, पिन की आकार से सुपारी जितना बड़ा हो जाता है। कुछ केसेस में अत्यधिक ये फैल जाते हैं तथा संपूर्ण वेजाइना को ढक लेते हैं। कभी कभार ये क्या करते हैं कि पेरिनियम तथा थाई तक भी फैल जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और जननांगी जो वार्ड्स के उपचार में हम क्या क्या करेंगे उसको हम जानते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रो कॉट्री करते हैं। ये प्रक्रिया महिला को लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद की जाती है। जैसे सर्जरी के थ्रू ही हम इस वार्ड्स को हटा सकते हैं। ये सब इसमें काम किया जाता है। और कौन सा इन्फेक्शन है, और जो एड्स वगैरह हैं, गोनोरिया है, और ये सब की हेपेटाइटिस बी, इन सब की वीडियो मैं मतलब अलग अलग से अच्छे तरीके से लाऊंगी, क्योंकि ये सब जो बीमारी मैंने तीनों आपको बताई, ये सब छोटी छोटी, ये सब इतनी ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है। ये सब अगर पूछी जाएंगी तो शॉर्ट वे में ही पूछी जाती हैं, तो आप लोग को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इन सब बीमारियों के बारे में। अगर पूछा जाएगा तो शॉर्ट वे में ही आपको लिखना है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी हो गया, वेजाइनाइटिस हो गया, एड्स हो गया, तो इन सब के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए आपको, इसलिए मैं इन सब की वीडियो फुल लेकर आऊँगी। ठीक है, और क्या बीमारी है जो कि शॉर्ट में पूछी जाती है, एक बार देख लेती हूँ। तो इसमें से जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा ना, तो उसकी मैं फुल वीडियो लेकर आऊँगी। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।